हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की इस श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एससीओ के, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, कि आखिर ये कब स्टेबल हुआ और कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर हैं, कौन सी कंट्रीज़ के जो ऑब्जर्वर हैं, कौन सी इसके डायलॉग कंट्रीज़ हैं, और सब कुछ कब क्यों कहाँ कैसे सारी डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में एसईओ के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ इज़ द परमानेंट इंटर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इट इज़ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो गोल हैं, मेंटेनिंग पीस और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो यहाँ पर बात हो रही यूरेशियन। तो यूरेशियन में क्या है? यूरोप प्लस एशिया, कुछ पार्ट यूरोप का और एशिया का मिलाकर यूरेशिया। तो इस रीजन में जो मेंटेनिंग पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, जो भी मजबूती है इस रीजन में, जो भी उन चीज़ों को बनाए रखना, ये इसके कुछ गोल हैं। और इट वाज द स्टेबल्ड इन जून 15, 2001। ये स्टेबल हुआ था 2001। कहाँ पर? संघाई में। कहाँ पर? संघाई में। और एससीओ चार्टर वाज द साइन इन 2022। स्टेबल हुआ था 2001 में। कब? 15 जून को। लेकिन जो एससीओ चार्टर वो साइन किया गया था 2002 में और इट कम इनटू फोर्स 2003 में ये आ गया था। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज और रसियन। कौन सी है? चाइनीज और रसियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पर ये 15 जून 2001 को स्टेबल हुआ था। चार्टर्ड साइन इसको 2002 में किया था। कम्प्लीटली ये फोर्सली जो लागू हुआ 2003 में आ गया था। अब इसके हम बात कर लेते हैं क्या कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, स्टेबल होने से पहले जो एससीओ था 2001 में, तो इसमें से 5 मेंबर थे, कंट्री थे। कौन? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। ये 5 कंट्री थी। कब? 2001 से पहले, जिसको हम संघाई 5 के नाम से जानते थे। कौन कौन से? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। अब इसके बाद में जब यहाँ पर उज्बेकिस्तान, कौन? उज्बेकिस्तान इंटर करता है इसमें, तो ये संघाई 5 जो नाम था यही हो जाता है एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन एंट्री करता है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, जब ये एंट्री करता है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है? नाम एससीओ पड़ जाता है। और मेनली हुआ क्या था, जो 1996 की सीरीज में देखने को ये मिलता है कि मिलिटराइजेशन टाक विथ द फॉर्म बाय द फॉर्मर सोवियत संघ रिपब्लिक, जो एसएसआर था पहले, एसएसआर। तो यहाँ पर क्या था कि जो चाइना थी, इसकी जो बाउंड्री थी, जो एसएसआर से टूटकर निकल के जो कंट्री बनी थी, तो वो बॉर्डर स्टेबिलिटी चाहने के लिए एक ये ग्रुप बना था जिसको हम संघाई 5 के नाम से पहले जानते थे। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और ये। फिर इसके बाद क्या होता है कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें मेंबर बनते हैं। 2017 में। कब? 2017 में। क्लियर है यहाँ पर कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या होते हैं? मेंबर इसके बनते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ कंट्री। तो मेंबर ऑफ कंट्री अगर हम बात करें तो करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8
कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं एससीओ की। कितनी कंट्री हैं? 8 हैं। आप रसिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना है, और इंडिया है, पाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। तो ये कुछ 8 कंट्री हैं। 5 तो पहले की कंट्री थी, लेकिन 3 और कंट्री, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये कंट्री और मिल गई। तो कितनी हो गई? टोटल 8 कंट्री हो गई। कितनी कंट्री हो गई? 8 इसके मेंबर हैं। और ऑब्जर्वर कंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं आपका ये मंगोलिया आ जाता है, अफ़गानिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है और ये बेलारूस आ जाता है। ये बेलारूस वही है जहाँ अभी क्या हुआ था, प्लेन को हाईजैक किया गया था, या कह सकते हैं ज़बरदस्ती उसको लैंड करवा लिया गया था बेलारूस में। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी मिन्स्क है। तो इसका वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है, इसके बारे में जानना है तो जाकर के प्लेलिस्ट देखिए और वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा बेलारूस का। अच्छा तो ये हमारे ऑब्जर्वर कंट्री हैं 4। और अगर हम डायलॉग कंट्री की बात करें तो डायलॉग कंट्री में अजरबैजान भी आ जाता है, आर्मेनिया आ जाता है। ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर भी हैं इसमें। कंबोडिया आ जाता है यहाँ पर, नेपाल भी आ जाता है, और यूरोप का ये हमारा तुर्की भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है। ये हमारे क्या हैं? ये कंट्री हैं जो डायलॉग कंट्री कह सकते हैं इनको। तो ये टोटल इसमें 8 क्या हैं? कंट्री हैं जो कि इसके मेंबर हैं, और ऑब्जर्वर कंट्री 4 हैं, और इसके बाद में यहाँ पर आपको 5 कंट्री मिल जाती हैं जो डायलॉग कंट्री हैं। तो ये इसके तो मेंबर हो गए कंट्री के। अब इसके गोल क्या हैं वो भी देख लेते हैं कि एससीओ के गोल क्या हैं। तो स्ट्रेंथ म्यूचुअल ट्रस्ट, इसका जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, दो दोस्तों के बीच में जितने भी मेंबर हैं तो इसको बनाए रखना। हारमोनी बिटवीन द मेंबर ऑफ कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उनके बीच में। प्रोमोटिंग इफेक्टिव कॉरपोरेशन इन पॉलिटिकल, ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना जो इसके कंट्री मेंबर हैं। और साथ में इनहेजिंग द एरिया ऑफ सच एजुकेशन, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल और ये प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें इसकी एनहेंसिंग भी आ जाती है। मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द एरिया ऑफ द कंसर्न द प्रोवाइड द, जितने भी यहाँ पर कंट्री हैं इनके बीच में। तो एक तो पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहना है, और साथ में स्टेबलाइज इन द डेमोक्रेटिक फेयर एंड इसका रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक, जो भी इसका इकोनॉमिक सिस्टम है। सबसे बड़ी ख़ास बात ये है ना कि इसमें जो इन जितने भी कंट्री के, इसमें जो इस एससीओ के जितने भी मेंबर हैं वो क्या है कि ये एक दूसरे कंट्री के जो इंटरनल मैटर है उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा इनका है इसमें प्रावधान। और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं इसका, अगर सही से इंडिया उपयोग करता है तो बहुत सारा इसको बेनिफिट मिल सकता है। और चाइना ने तो भाई ऐसे ही किया था अपना करने के लिए। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं क्या क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं इसके। अगर देखने को मिलता है कि काउंसलिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट होता है इसका, और काउंसलिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें जितने भी इशू होते हैं उसका डिस्कशन किया जाता है। फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल ऑफ डे बाई डे एक्टिविटीज़ को इसको मेंटेन करता है। और यहाँ पर टेररिज्म, ये सबसे बड़ा है यहाँ पर क्या, रीजनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये इसका एक कार्यकारी अंग है कह सकते हैं स्ट्रक्चर में, जो कि जैसे कि इसका हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले अगर देखा जाए तो इसका फ़ायदा ये मिल गया था कि जो चाइना था वो हमेशा वीटो करता था मसूद अजहर को एक टेररिस्ट ना मान करके, लेकिन इसका असर कुछ पहले टर्म ठीक ठाक थे तो इसमें था कि ये एक कह सकते हैं इसका एक बेनिफिट इंडिया को मिला था। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये सेक्रेटरी, तो ये इसके कुछ ये 5 अंग हैं जो इस तरीके से ये काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एससीओ जो है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है इसकी। क्यों? क्योंकि इंडिया भी मिल गया और यहाँ पर दूसरी कंट्री हमारी चाइना भी मिल गई। तो चाइना और इंडिया मिलकर के लगभग वर्ल्ड का ये 40% और बाकी कंट्री हैं तो 40% ये पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% इस ग्रुप में आ जाता है। और 20% ऑफ जीडीपी आ जाती है वर्ल्ड की, और लगभग में 22% टोटल लैंड है ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो समझ सकते हो ये काफ़ी बड़ा एक ग्रुप बन जाता है। और ड्यू टू जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस एससीओ प्ले द स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट ऑफ द एशिया रीजन। तो देखने को ये भी मिल जाता है कि एक एशिया रीजन में एक सबसे बड़ा एक ग्रुप मिल जाता है। साथ में इसका एक फीचर ये भी है, तो कैपेबल कंट्रोलिंग द सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर सकता है, लिमिटिंग अमेरिका इन्फ्लुएंस इन द रीजन। क्योंकि जब अभी कुछ समय पहले क्या था कि इंडिया जैसे S-400 की डील की थी किसके साथ में, रूस के साथ में, तो अमेरिका क्या था कि सैंक्शन लगा देगा और ये करेगा वो करेगा, मतलब अपने पावर में था कि नहीं डील नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। तो इसका उस समय देखने को ये मिल रहा था कि अमेरिका जो था वो अपने आप को सुपर पावर समझता था। तो एक ये एससीओ संगठन है जो उसको क्या सकते हैं टक्कर दे सके। तो वो भी था कि यहाँ पर जो अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका जैसी ये कंट्री जो नाटो की है जहाँ पर यहाँ 30 मेंबर रहते हैं, तो इसको टक्कर देने के लिए कह सकते हैं एससीओ खड़ा था किसमें, सेंट्रल एशिया में। तो अगर हम दो भागों में अगर डिवाइड कर दें तो कोई गलत नहीं है कि उधर एक नाटो हो जाएगा और इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एससीओ हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। लेकिन पहले तो सब कुछ जब चाइना के साथ कुछ टर्म हमारे ठीक थे तो अब तो इसका बेनिफिट इंडिया को बहुत सारा मिल सकता था और इसके अपॉर्चुनिटी को भुना भी सकता था इसका मेंबर होने के साथ साथ। लेकिन अब तो टर्म बिगड़ गए हैं, तो अब तो आगे पता नहीं क्या हो सकता है। अगर हम बात करें कि इंडिया एससीओ का मेंबर बनने से क्या फ़ायदा हो सकते थे और क्या इंडिया कर पाया, उसमें कितना कामयाब रहा, थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला देखो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर एक तो इंडिया का सबसे बड़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा ये एक क्षेत्रीय संगठन है क्या है, और उसमें जैसे चीन और रूस भी है, भारत इसमें तीसरा सबसे बड़ा देश हो गया। तो इसमें थोड़ा सा जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है इंडिया की बढ़ जाती है कि 3 कंट्री, एक सबसे बड़े 3 कंट्री अगर यहाँ पर मिल जाते हैं तो इस संगठन की जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ जाती है और साथ में इंडिया की भी वैल्यू बढ़ती है इंटरनेशनली, अगर देखने को ये मिलता है। साथ में ये था कि अगर हमें आतंकवाद से लड़ना है, टेररिज्म से अगर लड़ना है और कुछ हमारी एनर्जी ऊर्जा पूर्ति के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहाँ तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर ऊर्जा के असीमित भंडार हैं, तो यहाँ पर देखने को इसका भी बेनिफिट इंडिया को मिल सकता था, भुना सकता था। लेकिन तब भुना सकता था, अब तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो प्रवासी थे उनके भी मुद्दे सॉल्व होते थे ईजिली। और इसके बाद में देखने को यहाँ पर ये मिलता था कि एससीओ जो था यूरेशिया का एक कह सकते हैं पॉलिटिकल और आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिससे क्या होता है कि मध्य एशिया और इसके जो पड़ोसी देश थे सारे, तो इनमें काफ़ी अच्छे मौके थे आगे इनसे अच्छे टर्म बनाने के लिए इंडिया के साथ में, अब भी हैं। और यहाँ पर एससीओ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चीन था, चीन था और इसमें रणनीतिक हितों को पूरा करना चाहता था। समझ सकते हो कि एससीओ में मिल के, एससीओ जो ग्रुप है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो चीन जो चाह रहा था कि वो अपना एक जो उसकी स्ट्रेटजिक, जो उसके वैल्यूएबल, जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो अपना कर सके काम को कंप्लीट। बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि, और देखने को ये मिलता है कि मध्य एशिया में जो ये प्राकृतिक गैस, जो तेल के भंडार थे, उसमें भी इंडिया चाहता तो वो अच्छे कर सकता था। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस और या व्यापार बना सकता था। और बहुत सारे ये पॉइंट्स थे। और जैसे आतंकवाद विरोधी जो राइट्स के अभी पीछे हमने बात की, तो इसमें भी क्या था कि इसमें जो गुप्त सूचनाएं थी वो साझा कर सकता था इंडिया और अदर कंट्रियों के बीच में। अब तो चाइना के साथ कर लिया तो खतरनाक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर इंडिया सही से
विथ टाइम रहते हुए अगर सही से करता है इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सकता। फ़िलहाल अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला। और एक यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि इसका मेंबर बनने के साथ में जो तापी था, क्या था ये तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो पाइपलाइन ये योजना थी, तो ये एससीओ के माध्यम से इसको क्या कर सकते थे, सहायता मिल सकती थी और ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो था वो पूरा हो सकता था। लेकिन अब तो बहुत समय बिगड़ गया है, तो ऐसा तो अब नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इंडिया के लिए एक फ़ायदेमंद था और वो काम कर सकता था अगर इन पे काम करता, और विद इन टाइम रहते जब इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे थे तो उस समय ये सारी चीज़ें मिल सकती थी, और अब तो नहीं मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का कुछ वीडियो एससीओ के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।